कक्षा 8वीं के तीसरे अध्याय जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना के पहले लेक्चर में आप सबका स्वागत है। इस चैप्टर में हम अलग अलग प्रकार की चतुर्भुजों के बारे में, उनके गुणों के बारे में जानेंगे, जैसे आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, वर्ग आदि। इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। उससे पहले हम कुछ बेसिक ज्यामितीय आकृतियां जो इन चतुर्भुजों को समझने में हमारी सहायता करेंगी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं समतल। समतल समतल क्या है? अब ये पृष्ठ जो आपको दिखाई दे रहा है, ये भी क्या है? एक समतल है, यानी समतल, एक समान तल। अब ये भी एक समतल है। कोई भी कागज है वो भी एक समतल है। मेज के ऊपरी सतह वो भी क्या है? एक समतल है। इसी प्रकार फर्श भी एक समतल का उदाहरण है। श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड जिस पे हम लिखते हैं, तो वो भी क्या है? एक समतल का उदाहरण है। दीवार की सतह वो भी एक समतल का उदाहरण है। आइए अब समतलीय वक्र के बारे में जानते हैं। समतलीय वक्र, समतलीय वक्र क्या है? जैसे ये एक तल है, समतल यानी ये एक तल है। इस पर हम पेन या पेंसिल से कोई भी वक्र बना दे, ये समतलीय वक्र है। ये किसी तरह भी हो सकता है, यानी एक बार हमने पेन या पेंसिल रख के कोई भी आकृति या कोई भी वक्र बनाया, ये क्या है? समतलीय वक्र। ये किसी तरह की भी आकृति हो सकती है। ये कोई खुली आकृति भी हो सकती है, कोई बंद आकृति भी हो सकती है, जैसे भुजाओं से घिरी बंद आकृति भी हो सकती है। ये यानी ये क्या है? समतलीय वक्र। तो समतलीय वक्र के लिए क्या कहेंगे हम? जब हम कागज या पेन या पेंसिल से उसको बिना हटाए, जैसे मैंने आपको यहाँ बना के दिखाए हैं, इनको बिना हटाए बिंदुओं को आपस में जोड़ते हैं। अब इस सतह पर अनगिनत बिंदु हैं, उनको हम जोड़ते हुए ये आकृतियां बना रहे हैं, तो हमें ये समतलीय आकृतियां यानी वक्र प्राप्त होते हैं। उसके बाद है कि इन समतलीय वक्र में साधारण और सरल वक्र कौन से हैं? बंद वक्र भी और खुले वक्र भी। अब देखो, खुले तो ये हमें साफ दिखाई दे रहे हैं कि ये वक्र खुले हुए हैं, यानी जिसका पहला बिंदु उसके अंतिम बिंदु से न मिला हो, वो क्या है? खुले हुए वक्र है। अब ये जो आगे चतुर्भुज बना हुआ ये क्या है? कि बंद वक्र है। अगला ये वृत्त बना हुआ ये भी बंद वक्र है। अब यहाँ ये लास्ट ये क्या है? खुला वक्र है। बाकी क्या है? ये बंद। अब इनमें ये है कि साधारण वक्र कौन से हैं? साधारण या सरल वक्र। साधारण या सरल वक्र। साधारण वक्र कौन से हैं? अब ये जो पहली आकृति है, यानी जब ये अपने को ही कहीं बिंदु पे आके काट दे, वो साधारण वक्र नहीं है। तो अब इसमें ये भी एक साधारण वक्र है। अगली आकृति भी साधारण वक्र है, ये भी साधारण वक्र की आकृति है। ये दोनों साधारण वक्र नहीं है। ये दोनों साधारण वक्र नहीं है। ये भी आकृति साधारण वक्र की नहीं है। आगे ये जो जेड की आकृति बनी हुई ये भी एक साधारण वक्र है। इससे अगला भी साधारण वक्र है, ये साधारण वक्र नहीं है। उसके बाद आगे ये जो दो आकृतियां और है, ये भी साधारण वक्र नहीं है। साधारण यानी सरल वक्र। अब बंद का पता लग गया, यानी जहाँ से बिंदु वक्र बनना शुरू हो वहीं आकर खत्म हो जाए, मिल जाए, वो क्या होता है? बंद वक्र। आइए अब बहुभुज के बारे में पढ़ते हैं। बहुभुज, बहुभुज। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है, बहु का मतलब बहुत, भुज का मतलब भुजाएं, यानी जिस वक्र की बहुत सारी भुजाएं हों। अब यहाँ में अलग अलग आकृतियां दे रखी है, सभी में यानी भुजाएं दी हुई हैं, और साथ में क्या है? ये यानी कोई भी वक्र रूप में, गोलाई के रूप में नहीं है, सारे क्या है? रेखाखंड के रूप में है। तो अब हम कह सकते हैं
केवल रेखाखंडों से बना सरल और बंद वक्र ही बहुभुज है। कि केवल रेखाखंडों से, सिर्फ रेखाखंड से जो वक्र बनते हैं वो भी कैसे? सरल वक्र। सरल वक्र भी होने चाहिए और बंद वक्र भी होने चाहिए, वही क्या कहलाते हैं? बहुभुज। अब यहाँ हमें आकृतियां दी हुई हैं। अब देखो, पहली आकृति ये सरल वक्र है और बंद भी है, दूसरी आकृति भी, तीसरी आकृति भी, चौथी आकृति देखें, ये बंद तो है पर सरल नहीं है, इसलिए ये बहुभुज नहीं है। इसी प्रकार अगला भी बंद आकृति जरूर है लेकिन ये सरल नहीं है, ये भी बहुभुज नहीं है। उससे अगली आकृति ये सरल है पर बंद नहीं है। तो ये तीनों आकृतियां क्या है? बहुभुज नहीं है, बहुभुज नहीं है। बहुभुज कौन सी है? जो सरल हो और बंद हो, साथ में सिर्फ रेखाखंडों से बनी हो। तो ये पहली तीन आकृतियां ये क्या है? बहुभुज के उदाहरण है। आइए अब हम बहुभुज के वर्गीकरण के बारे में जान पढ़ते हैं। बहुभुजों का वर्गीकरण। हमारे पास यहाँ सारणी में अलग अलग प्रकार के बहुभुज हैं, यानी जिनकी अनेक भुजाएं हैं। अब पहली आकृति है। अब देखो इस आकृति की भुजाएं, कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3, 3 भुजाएं हैं। और शीर्ष कितने हैं? ये जो कोने होते हैं ये शीर्ष होते हैं। क्या होते हैं? ये शीर्ष होते हैं। तो जितनी भुजा होगी उतने ही शीर्ष होंगे। अब यहाँ कितनी भुजाएं? पहली आकृति में 3, शीर्ष भी 3 है और भुजाएं भी 3 है। तो 3 भुजाओं के बहुभुज को कहते हैं त्रिभुज। त्रि का मतलब 3, भुज का मतलब भुजाएं, त्रिभुज। इसी प्रकार अगला, यहाँ देखो कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4, 4 भुजाएं हैं। शीर्ष कितने हैं? 1 2 3 4, यानी 4 ही इसके कोने हैं, 4 ही भुजाएं हैं। तो भुजाएं और शीर्ष कितने हो गए? 4 4 हो गए दोनों। अब 4 भुजाओं के बहुभुज को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। चतुर्भुज, चतुर का यानी 4, भुज का मतलब भुजाएं। इसी प्रकार अगली आकृति की 5 भुजाएं हैं, 5 ही शीर्ष है, इसको कहते हैं पंचभुज। क्या कहते हैं? पंचभुज। इससे अगली आकृति में 6 भुजाएं हैं, 6 ही शीर्ष हैं, इसको कहते हैं षटभुज। षटभुज। अगली आकृति की 7 भुजाएं हैं, इसको कहेंगे सप्तभुज। 8 भुजाओं वाली आकृति को कहेंगे अष्टभुज। अष्टभुज। अष्ट का मतलब 8, भुज का मतलब भुजाएं। इसी प्रकार 9 भुजाओं वाले बहुभुज को नवभुज कहते हैं, 10 भुजाओं वाले बहुभुज को दसभुज, और n भुजाओं वाले बहुभुज हो तो उसको क्या कहेंगे? n भुज। इस प्रकार भुजाओं के आधार पर बहुभुजों का वर्गीकरण किया जाता है। आइए अब बहुभुज के विकर्णों के बारे में। बहुभुजों के विकर्ण। बहुभुजों के विकर्ण क्या है? कोई 2 शीर्ष। अब कोई 2 शीर्ष कौन से मिलाने हैं? अब देखो इस आकृति में 4 शीर्ष दिए हुए हैं, 2 शीर्ष को मिलाने वाला रेखाखंड। अब शीर्ष कौन से लेने हैं हमें? आसन शीर्ष को छोड़कर। आसन यानी जैसे एक ही रेखाखंड के ये दोनों सिरे हैं, ये क्या है? आसन। तो इसको छोड़कर अगले बिंदु को हमें शीर्ष को मिलाना है, वो क्या है? बहुभुज का, यानी ये जो हमें आकृति दे रखी है इसका विकर्ण। ये आसन, ये छोड़कर। इसी प्रकार अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे हम, तो ये भी क्या है? इसका एक विकर्ण है। अब ये चतुर्भुज है, इसके कितने विकर्ण आगे? 2। इसी प्रकार आगे हम इस पंचभुज के भी विकर्ण बनाते हैं। आसन शीर्ष को छोड़कर, ये आसन शीर्ष है, इसे छोड़ देंगे, अगला बिंदु ले लेंगे हम, ये एक विकर्ण। इसी तरह इस आगे
अगले बिंदु को मिला लेंगे हम, दूसरा विकर्ण। इसी तरह अब इसके आसन ये बिंदु छोड़कर अगला ये तीसरा विकर्ण, इसी प्रकार ये चौथा विकर्ण। अगले बिंदु पे ये देखो ये आसन है, इसे नहीं मिलाएंगे, इससे आगे के बिंदु को मिलाएंगे तो ये पांचवा विकर्ण। इस प्रकार ये क्या है, विकर्ण है। अतः हम कह सकते हैं किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं दो शीर्षों आसन शीर्षों को छोड़कर को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड होता है। आसन यानी एक ही रेखाखंड के दोनों जो सिरे हैं उनको छोड़कर अगले बिंदु को मिलाते हैं तो वो क्या है, बहुभुज के विकर्ण है। आइए अब विभिन्न बहुभुजों के विकर्णों की संख्या ज्ञात करते हैं। पहली आकृति है त्रिभुज। कितनी भुजाएं हैं इस आकृति की, 3। कितनी भुजाएं हैं, 3। अब यहाँ विकर्णों की संख्या, अब देखो हमने क्या कहा था कि आसन शीर्ष को छोड़कर, आसन शीर्ष इसमें देखो ये आसन ही है, इस बिंदु के ये बिंदु आसन है और ये बिंदु भी इसकी आसन ही है। तो यहाँ पे और कोई बिंदु नहीं है जिससे हम इनको मिलाएं, तो यहाँ पे कोई भी विकर्ण नहीं बन सकता। तो यहाँ विकर्णों की संख्या क्या आएगी, 0। इसी प्रकार ये आगे क्या है, चतुर्भुज है। इसके भी हमने कितने विकर्ण निकाले थे, आसन में शीर्ष को छोड़कर अगले बिंदु को मिलाएंगे तो 1। इसी प्रकार यहाँ से ये 2 भुजाएं, यहाँ क्या है, 4। और विकर्णों की संख्या कितनी आई है, 2। इसी प्रकार अगली आकृति में भी ये कि पंचभुज है, 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ भुजाएं की संख्या 5 है और विकर्ण की संख्या कितनी आई है, 5। इसी तरह आगे और भुजाओं वाले बहुभुज है, जैसे षटभुज हो गया, सप्तभुज हो गया। उन सभी के हम विकर्णों की संख्या कैसे ज्ञात करें। अब हम ये देखते हैं कि देखो कम भुजाओं वाले बहुभुज हैं, उनकी विकर्णों की संख्या हम उसके अंदर ड्रॉ करके आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन अगर बहुत सारी भुजाओं वाले बहुभुज हो तो उनके लिए हम कैसे विकर्णों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला है, वो है n गुणा n-3 बटे 2। यानी n का मतलब है भुजा, उस बहुभुज की जितनी भुजाएं हैं वो गुणा, भुजाओं में से हमें क्या करना है, 3 घटाना है, कोई भी हो जाए भुजाओं में से 3 घटाना है और फिर उस गुणनफल को 2 से भाग करना है। तो यहाँ क्या आ जाएगी, विकर्णों की संख्या। अब पहली आकृति का देखते हैं, 3 भुजाएं हैं, यानी भुजाएं n का मान 3 और फिर आगे n 3-3, यानी 3 में से 3 गए 0 और हमें किससे भाग करना है इसको, 2 से। तो 3 में से 3 गए ये 0, 0 की 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। और यहाँ पे विकर्णों की संख्या भी कितनी है, 0। इसी प्रकार हम चतुर्भुज के विकर्णों की संख्या निकाल के देखते हैं। यहाँ n का मान क्या हमारे पास, 4, यानी n के बराबर 4 है। तो 4 गुणा 4-3 बटे, तो 4 गुणा 4 में से 3 गए 1 बटे 2। अब 2 से 4 भाग होता है तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। कितनी आगे विकर्णों की संख्या, 2। इसी प्रकार पंचभुज के विकर्णों की संख्या आ जाएगी 5 गुणा 5-3 बटे 2। 5 गुणा 5 में से 3 गए 2 बटे 2, 2 से 2 कट गया, 5 एकम 5। इसी प्रकार हम आगे षटभुज की विकर्णों की भी संख्या निकाल लेंगे। भुजाएं हैं 6, तो 6 गुणा 6-3 बटे 2। 6 में से 3 गए 3 बटे 2, 2 से 6 को भाग करेंगे, 2 तिये 6, 3 की 3 से गुणा किया, 3 तिये 9। तो यहाँ विकर्णों की संख्या कितनी आ गई, 9। इसी प्रकार सप्तभुज है, अष्टभुज है या
कोई भी भुजाओं के बहुभुज है, हम उनके विकर्णों की संख्या इस फार्मूले से निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमें ये फार्मूला याद करना है विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए। यहाँ एक प्रश्न पूछा जाता है जो कि विकर्णों की संख्या से संबंधित है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि n भुज यानी n भुज हो, जिस बहुभुज की n भुजाएं हो, n भुज के विकर्णों की संख्या क्या होगी। यानी भुजाएं n होगी तो उसकी विकर्णों की संख्या क्या होगी, n गुणा n माइनस 3/2। हालांकि हम ये फार्मूला तो याद कर लेते हैं, लेकिन जब ये प्रश्न आता है तो हम इसका जवाब नहीं दे पाते। तो हमें यहाँ ये प्रश्न ध्यान रखना है कि n भुज के विकर्णों की संख्या क्या होगी, n गुणा n माइनस 3/2। आइए अब हम उत्तल और अवतल बहुभुज के बारे में पढ़ते हैं। उत्तल बहुभुज क्या है। उत्तल बहुभुज, यहाँ देखो कुछ एक आकृतियां दी हुई है, इनमें कुछ तो उत्तल बहुभुज है, कुछ अवतल बहुभुज है। तो उत्तल बहुभुज की क्या पहचान है कि जिन बहुभुजों के विकर्ण जो हमने पढ़े हैं, उसका विकर्णों का कोई भी भाग बहुभुज से बाहर नहीं होता, वो क्या है, उत्तल बहुभुज। अब ये देखो यहाँ विकर्ण पूरा विकर्ण बहुभुज के अंदर ही है। बहुभुज विकर्ण का कोई भी हिस्सा बहुभुज से बाहर नहीं है। कोई भी आकृति देखें हम यहाँ पे, ये देखो, यानी ये सारे क्या हैं, यहाँ भी देखते हैं हम, ये क्या है, सारे उत्तल बहुभुज। इस तरह और भी हम सारे विकर्ण बना सकते हैं। इसके यहाँ भी चतुर्भुज दे रखी है, बहुभुज दिए हुए हैं, इसमें देखते हैं, ये इधर से इसको मिला दिया। अब यहाँ देखो एक विकर्ण तो क्या है, अंदर है, लेकिन दूसरा विकर्ण क्या है, बाहर है। इसका मतलब ये उत्तल बहुभुज नहीं है। अगली आकृति में देखते हैं, अब ये इनको मिला देंगे, ये भी बाहर है, इसको मिलाएंगे, इसका हिस्सा भी बाहर आता है, इसी तरह इसे मिला देंगे, ये भी इसका, यानी विकर्ण का कुछ हिस्सा बाहर आता है। तो ये क्या है, अवतल बहुभुज। तो इस प्रकार जिन बहुभुजों के विकर्णों का कोई भी भाग बहिर्भाग में नहीं होता, बहिर्भाग यानी बहुभुज से बाहर नहीं होता, वह उत्तल बहुभुज होते हैं। और अवतल बहुभुज, जिन बहुभुजों के विकर्णों का कुछ भाग बहिर्भाग में होता है, वह अवतल बहुभुज होते हैं। आइए अब हम सम और विषम बहुभुज के बारे में पढ़ते हैं। सम बहुभुज, सम बहुभुज, सम का मतलब समान, बहुभुज का मतलब बहुत सारी भुजाओं वाला, यानी जिस बहुभुज की भुजाएं समान हो। केवल इतने से ही बात नहीं बनेगी कि वो सम बहुभुज होगा, उसके लिए और क्या होना चाहिए। देखो यहाँ हमारे पास कुछ आकृतियां दी हुई हैं, यहाँ भुजाएं तो बराबर दे रखी हैं, साथ में देखो कि कोण भी क्या दिए हुए हैं, बराबर दिए हुए हैं। देखो त्रिभुज में तीनों कोण बराबर दिए हुए हैं। अब आगे की ये चतुर्भुज है, इसके चारों कोण ही क्या है, समकोण है, चारों भुजाएं भी बराबर है, तो ये क्या है, एक वर्ग है। इसी तरह आगे एक पंचभुज दी हुई है, इसकी पांचों भुजाएं बराबर है और पांचों कोण ही बराबर है। इसी तरह ये आगे षटभुज है। यहाँ कुछ और आकृतियां भी जैसे त्रिभुज है, एक कोण समकोण है, बाकी समकोण नहीं है। इसी तरह ये पंचभुज है, यहाँ भी दो समकोण दिए हुए हैं, दो भुजाएं बराबर दे रखी है, सभी भुजाएं बराबर नहीं है। तो कहने का मतलब है कि सम बहुभुज में क्या कंडीशन है, सम बहुभुज की, सम बहुभुज। तो सम बहुभुज में भुजाओं के साथ साथ, यानी भुजाएं तो समान होने ही चाहिए, भुजाएं और कोण भी समान होने चाहिए। भुजाएं और कोण ये दोनों ही ये क्या होने चाहिए, उस बहुभुज के बराबर होने चाहिए, तभी उस बहुभुज को क्या कहेंगे, सम बहुभुज।
अब एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज, इसका नाम तो समचतुर्भुज है, लेकिन अगर हम समचतुर्भुज, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर है, मान लिया कि ये एक समचतुर्भुज है, इसकी चारों भुजाएं बराबर, क्या ये समबहुभुज है? इसकी आकृति से ही पता लग रहा है। देखो ये कोण और इस कोण में कितना फर्क है, दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब इसके कोण बराबर नहीं है। कोण बराबर नहीं है तो ये समबहुभुज नहीं है, समचतुर्भुज समबहुभुज नहीं है। कई बार समचतुर्भुज से संबंधित, ये समबहुभुज से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या समचतुर्भुज एक समबहुभुज है? तो इसका कारण यही है क्योंकि इसके कोण बराबर नहीं है, इसलिए समबहुभुज नहीं है। विषम बहुभुज, बाकी यानी विषम बहुभुज जिसकी भुजाएं अलग अलग हो, कोण भी अलग अलग हो, वो क्या होगा? विषम बहुभुज। यहाँ हम विषम बहुभुज में उदाहरण के रूप में एक आयत लेते हैं। अब देखो आयत के चारों कोण बराबर हैं, यानी ये समकोणिक है, लेकिन इसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं है। तो ये क्या हुआ? यानी समबहुभुज के लिए चारों भुजाएं और सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होने चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे? समबहुभुज। इसका मतलब आयत क्या है? एक विषम बहुभुज है, क्योंकि इसकी भुजाएं बराबर नहीं है। तो अतः हम कह सकते हैं कि समबहुभुज समभुज तथा समकोणिक होते हैं। आइए अब हम बहुभुजों के कोण योग गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ हमें अलग अलग आकृतियां दी हुई हैं। जैसे पहली आकृति क्या है? त्रिभुज। अब त्रिभुज की कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3, 3 भुजाएं। और इसके कोणों का योग, देखो त्रिभुज के कोणों का योग हम पढ़ चुके हैं छोटी कक्षाओं में भी। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। उसके बाद अगली आकृति है चतुर्भुज। चतुर्भुज की भुजाएं कितनी हैं? 4। अब यहाँ इस चतुर्भुज को हम 2 त्रिभुजों में बांट सकते हैं। ये देखो यहाँ 2 त्रिभुजें होगी। अब एक त्रिभुज के कोणों का योग कितना है? 180। तो 2 त्रिभुज के कोणों का योग कितना होगा? 2 गुणा 180, यानी 180 को 2 से गुणा करेंगे तो 360 डिग्री। इसी तरह अगली आकृति है पंचभुज। यहाँ भी इस पंचभुज को हम त्रिभुजों में बांट लेंगे। 1 त्रिभुज, 2 और 3। यहाँ 3 त्रिभुजें हैं। भुजाएं कितनी हैं पंचभुज की? 5। अब एक त्रिभुज के कोणों का योग 180, तो 3 त्रिभुजों की, देखो यहाँ 3 त्रिभुजें बनी हुई हैं, इनके कोणों का योग क्या होगा? 3 गुणा 180। 180 को 3 से गुणा करेंगे, 18 3 54, यानी 540 डिग्री। इसी प्रकार हम षटभुज का, सप्तभुज का निकाल लेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं कि जैसे जैसे बहुभुज की भुजाएं बढ़ती जाती हैं तो उसमें त्रिभुजों की संख्या भी बढ़ती जाएगी और उसमें हमें फिर कोण निकालने में भी दिक्कत आएगी। तो इसके लिए यहाँ एक देखो फार्मूला बनता है। कैसे बनता है ये? यहाँ देखें, अब भुजाएं 4 दी हुई है और यहाँ क्या किया है? 2 को 180 से गुणा किया हुआ है। इसी तरह 5 भुजाएं हैं तो 3 को 180 से गुणा किया हुआ है। 6 भुजाएं हैं तो 4 को 180 से गुणा किया हुआ है। तो देखो 6 और 4 में 2 का अंतर है, 5 और 3 में 2 का अंतर है, 4 और 2 में भी क्या है? 2 का अंतर है। इसी तरह जैसे 3 भुजाएं हैं तो ये क्या आ जाएगा? 1 गुणा 180, यहाँ भी 2 का अंतर है। तो यानी क्या किया कि भुजाओं से 2 कम, भुजाओं से 2 कम कहने का मतलब बहुभुज के अंदर जितनी भुजाएं दी हुई हैं उससे 2 कम उसके अंदर त्रिभुजें बनती हैं। तो क्या लिखेंगे हम? अब यहाँ 6 भुजाएं हैं षटभुज में, तो
6 से 2 कम, तो 6 माइनस 2 गुणा 180 कितना आ गया, 4 गुणा 180 आ गया। इसी तरह 5 भुजाएं हैं तो 5 माइनस 2 गुणा 180, तो ये आ गया 3 गुणा 180। इसी तरह चतुर्भुज में 4 माइनस 2 गुणा 180। हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हम एक कोण का योग ज्ञात करने का फार्मूला बनाएंगे। अब त्रिभुज में है 3 भुजाएं, तो 3 माइनस 2 गुणा 180, तो 1 गुणा 180 बराबर 180 आ जाएगा। तो यहाँ क्या किया है, भुजाओं में से 2 कम किया है। कितना किया है, भुजाओं में से 2 कम। इसी प्रकार आगे अब हम यहाँ क्या फार्मूला बनाते हैं कि n भुज यानी n भुज बहुभुज है हमारे पास, तो उसकी भुजाएं संख्या कितनी होगी, n। क्या करना है हमें, भुजाओं में से 2 घटाना है, तो यानी n माइनस 2 गुणा 180। क्या बन गया फार्मूला, n माइनस 2 गुणा 180। अब अगर मान लो हमारे पास कोई अष्टभुज है यानी 8 भुजाओं का है, भुजाओं की संख्या 8 यानी n बराबर 8, इसके कोणों का अंतः कोणों का योग ज्ञात करना हो तो हम इस फार्मूले में ही n का मान क्या रख देंगे, 8। तो ये आ जाएगा 8 माइनस 2 गुणा 180। 8 में से 2 गई, 6 गुणा 180। अब 180 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1080। इस प्रकार हम इस फार्मूले का प्रयोग करके n भुजाएं यानी कितनी भी भुजाएं दे रखी हो हमें, उसके अंतः कोणों का योग ज्ञात कर सकते हैं उस बहुभुज के। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी बनता है, जैसे कि n भुज यानी n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग क्या होगा। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसका आंसर क्या आएगा, n माइनस 2 गुणा 180। यहाँ एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है कि n भुज में कितनी त्रिभुजें बनेगी। अब देखो कितनी त्रिभुजें बनेगी, हमने ये अभी ऊपर ये करके देखे थे। जैसे पंचभुज में कितने 3 बनी थी, षटभुज में 4, चतुर्भुज में 2, यानी जितनी उस बहुभुज की भुजाएं हैं उससे 2 कम त्रिभुजें बनती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, n भुज में n माइनस 2 त्रिभुजें बनती हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ भी लेते हैं। अतः हमने इस लेक्चर में कुछ बेसिक ज्यामितीय आकृतियों और उनके गुणों के बारे में पढ़ा समझा है। और ये जो ज्यामितीय आकृतियाँ, इनके जो गुण धर्म हैं, ये हमारे सिर्फ 7वीं ही कक्षा में या 8वीं कक्षा तक ही सीमित नहीं है, ये बड़ी क्लासों में भी इनका यूज होता है। तो आशा करती हूँ कि आप सबको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।